हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का साइंस का अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ। मैं उसको ऐसे ही डिस्कस करूँगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो क्वेश्चंस का आंसर्स बताऊँगा आप उसे नोट कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, अभी जिक्र किया था कि उपभोक्ता क्या होते हैं। हाँ, ठीक है। तो उपभोक्ता के बारे में हम आपसे बात किए थे और बताए थे कि उपभोक्ता जो होते हैं, जब वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, इसलिए उसे उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर है ना? अभी हम देख पाएंगे उपभोक्ता के अंतर्गत जो होते हैं वो मेढक हो गया, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, सर्प हो गया, ये सभी आते हैं, ठीक है। इसके आधार पर हम आपको देख रहे हैं कि बताएं कि हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं। ये बताए थे आपको, उपभोक्ता जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता और उच्चतम उपभोक्ता, ठीक है ना। इसमें जो है हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को हम आपको बताए थे कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है उत्पादक से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और जो लोग प्राथमिक उपभोक्ता से पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। हाँ, और जो लोग द्वितीयक उपभोक्ता से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता से पोषण प्राप्त करता है उसे नष्ट कर देता है, उसे शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर है ना? हाँ, अर्थात आप लोग कहेंगे सर ये प्राथमिक उपभोक्ता है कौन? हम आपसे पता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे घास फूस पेड़ पौधे को खाता है, जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और बकरी और इसको खाने वाला जैसे कुत्ता हो गया, हाँ, कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये सब द्वितीय उपभोक्ता में आ जाए। हाँ, बकरी हो गया। हाँ, अब अच्छा ये बताइए, बकरी को मानव जो होता है, सभी मानव जो सर्वाहारी होता है, ये भी द्वितीय को तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। हाँ, और जो इन कुत्ता बिल्ली शेरों को भी खा जाते हैं, हाँ, इनको जो कुत्ता बिल्ली और बकरी भेड़ को भी खाता है उसे हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। और इनका भक्षण करते हैं कीटाणु जीवाणु विषाणु के, क्या है, कवक बैक्टीरिया जो होता है, इस सबको क्या कहते हैं, शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। अब आपका बात आया कि सर पर्यावरण शब्द, जैसे पर्यावरण में उपस्थित जो भी चीज़ें होती हैं तो क्या उसे एक दूसरे को, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए उन लोगों का भक्षण करना पड़ता है। कह रहा है कि जो हमारा गिद्ध है उसे मर्दमशुमारी, गिद्ध को हम कहते हैं पर्यावरण का संरक्षक कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि वह जो है मृत जीव जंतुओं को खा करके, नष्ट करके हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। सर पर्यावरण शब्द क्या है भैया? पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण, परिधन आवरण, ठीक है ना, इससे मिलकर बना होता है। परि माने चारों तरफ, आवरण माने ढका हुआ, जो हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण है उन्हीं को हम पर्यावरण कहते हैं। और तो ये जो है हम एक चीज़ और देखते आ रहे हैं तब से कि जो आपके इसी पेपर में पूछा गया था कि परितंत्र पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो पारिस्थितिकी है, परितंत्र है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं एजी टैंसले, 1935 में। हाँ, उन्होंने किया था, एजी टैंसले 1935 में किया था। और एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे आप लोग कि परितंत्र के कितने घटक होते हैं, ये तो जान जाइए। परितंत्र के कितने घटक होते हैं आपको पता होगा। परितंत्र के जो घटक हैं, हम कह सकते हैं परितंत्र के 2 घटक होते हैं। कौन सा घटक होते हैं सर? जैविक घटक और अजैविक घटक। सर जैविक घटक क्या होता है? जिनमें जीवन हो, जो सजीव हो, उसे जैविक घटक कहते हैं। हाँ, सच में। हाँ, जैसे जैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि परितंत्र का वह घटक जिनके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं। और जैसे क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक वे घटक कहलाते हैं जिनके अंतर्गत निर्जीव चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अजैविक घटक कहलाते हैं। निर्जीव चीज़ कैसे सर? जैसे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सब का जो हम वर्णन करते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत करते हैं। क्लियर ना? कह रहा है कि सर जो अजैविक घटक है, इसमें जो है हम बता सकते हैं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, सूर्य हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, ठीक है। कर परितंत्र सर जो आप शब्द यूज किए थे उसे परितंत्र किसे कहते हैं?
परितंत्र पारिस्थितिकी, जो परितंत्र है उसे पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। परितंत्र को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और एक चीज और है, आप ये जान जाइएगा, परितंत्र को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है अजैविक एवं जैविक दोनों घटक आते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों को पारिस्थितिकी या आंतरिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी जैविक और अजैविक घटकों के आंतरिक पारस्परिक संबंधों को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परितंत्र या पारिस्थितिकी। ठीक है, हम ये सब कहते हैं। जैविक घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? जैविक घटकों, जो जैविक घटक है उसे बांटा गया है कितने भागों में? तो हम ये कह सकते हैं जैविक घटक जो है सर, उन्हें जो है हम कह सकते हैं जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता में विभाजित किया गया है। अभी आपको उत्पादक के बारे में बात किए थे। उत्पादक के अंतर्गत जो है पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और वह चीज होता है जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप अपना भोजन निर्माण करता है। ठीक है, तो उसमें तो वही आ सकते हैं, हरे पेड़ पौधे ही आ सकते हैं। ठीक है, और शैवाल भी हो सकते हैं, नीला हरा शैवाल, ये सब जो होते हैं उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि सर इसमें हमें आप बताएंगे उत्पादक द्वितीयक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न पूछता है भैया आप लोग में, प्रश्न पूछता है कि द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है। तो इसको हम बताएंगे द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। बस इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव भी आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेंढक आदि आते हैं। देखो सिंपल तरीका से हम बताने का प्रयास करें, लिखने पढ़ने की बात नहीं, उसे पढ़ो, याद करो, सुनो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, अधिक उत्तरीय प्रश्न हैं, और इसे सुनेंगे, याद करेंगे, एक दो बार रिपीटेड करेंगे और अपने से लिखेंगे, फिर आपको याद आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हम इधर लिखेंगे, तुम्हारा ध्यान उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो लिखने और एक बार बोर्ड पे देखने से और एक बार इधर स्क्रीनशॉट लेने में आप गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्टली आपका प्रश्न के साथ आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे फेस टू फेस। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, हाँ, हम आपसे बात कर रहे थे कि द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बताया, तो तृतीयक उपभोक्ता के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि सर तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, ये आपका प्रश्न है। तो आप कह सकते हैं कि वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से, बस इसे चेन में चलते रहिए, वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। सर वो है कौन? जैसे शेर हो गया, सर्प हो गया आदि, ऐसे लिख देना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई। ठीक है, अभी हम आपसे फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि रुधिर स्कंदन में कौन सा सहायक करता है। ठीक है ना, रुधिर स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? तो कहेंगे कि रुधिर प्लेटलेट्स सहायता करता है। ठीक ना, फिर कहेगा आपसे हीमोग्लोबिन सर क्या होता है, कार्य बताइए। ऐसा ऐसा प्रश्न दिया है मेरे भाई, तो उसको हम बस आपके बीच रख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है सर ये बताइए कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो कह रहे हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण हम रुधिर का रंग लाल होता है। जिसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, आई मीन आरबीसी में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? ठीक। और एक चीज और जानिएगा, आपसे एक चीज पूछता है कि धमनी व शिरा में अंतर बताइए। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। जो देखिए धमनी और शिरा में अंतर हम आपसे बताएंगे। तो देखिए धमनी जो है रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाता है, जबकि शिरा जो है रक्त को अंगों से हृदय तक लेकर आता है। जो जबकि शिरा है वो अंगों से हृदय तक लाता है और धमनी जो है हृदय से अंगों तक पहुंचाता है। एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं। ठीक है ना, सुनते जाओ बस। ठीक है ना। और धमनी में जो है शुद्ध रुधिर बहता है, फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके धमनी में क्या करता है, हमारा शुद्ध रुधिर बहता है। और जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, वो भी फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। क्लियर है ना। करा धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, प्रेशर के साथ बढ़ता है, लेकिन शिरा में धीमी गति से निरंतर बहता रहता है। ठीक है ना।
कहता है, आपसे पूछता है कि रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है, बता दे। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता हैं कौन? कहेंगे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो है रुधिर वर्ग के खोजकर्ता है। सर कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में काम आता है? सर हमारा ब्लड जब हमको कहीं कट जाता है, घचाक दे उसमें से तुरंत ब्लड आने लगता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस पर फिटकरी लगा देते हैं। फिटकरी लगाते हैं कि नहीं? फिटकरी लगा देते हैं। जैसे बीएड बनाते समय कभी हल्का सा कट जाता है, तो वो जो बीएड सेविंग करने वाला होता है नाई, वो तुरंत आपको क्या लगा देता है, फिटकरी। फिटकरी पोटासियम जो होता है, पोटेशियम, यानी पोटेशियम का डोनेट करते हैं हम के से, यानी विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो आपको रुधिर को थक्का बनाने में अत्यधिक सहायक होता है। कह रहा सर रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? अरे भैया जब रक्त को थक्का बनाता है तो उसमें एक अनिवार्य प्रोटीन होता है। कहता सर वो क्या होता है? कह देंगे वो जो होता है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन होता है। रुधिर को थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन होता है, ठीक ना। अच्छा सर तो रुधिर का रंग लाल क्यों होता है सर बताइए? जब जब कट जाता है तो कि लाल बहने लगता है। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? एकदम घचा के बाड़ा कहा तो कि रुधिर लाल क्यों दिखाई देता है ये पता नहीं है। देखा रुधिर लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। जब भी जाओ तो ना आपका ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, ठीक ना। आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक। अगर मानव में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन सर हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। यस हीमोग्लोबिन में हीम नामक जो रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, वह हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक जो हिमैटिन होता है। कौन सा होता है? हिमैटिन होता है। इनके कारण हमारा जो ब्लड होता है वो लाल। क्लियर है? अरे सर तो हमको पता ही नहीं था, तो जान जाओ, पता नहीं था तो आज से जान जाओ। ये बहुत सिंपल वे है और मैं आज इसलिए लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आप ध्यान देंगे बोर्ड पे। एक बार लिखने का प्रयास करेंगे, एक बार देखने का प्रयास करेंगे, एक बार रोकने का प्रयास करेंगे तो आपका सीक्वेंस टूट जाएगा। तो इसलिए लिसनिंग करो, एक बार देखो सुनो, और बाद में हो सके एक बार वीडियो ऐसे सुन लो, देख लो, और उसके बाद जो है एक बार वीडियो लगा करके अपना लिखते जाइएगा। जो बोल रहा हूँ उसे लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए आपसे बोला जाए सर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल बता दे दीजिए हमको। हाँ ये बात तुम सही कर रहे हो। जो रेड ब्लड सेल है और व्हाइट ब्लड सेल है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, मतलब कि लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका, ये जो होती हैं सर इनका जीवन काल क्या होता है? हाँ ये बात तुम बहुत पते का किया। जो आरबीसी होती है रेड ब्लड कणिका जो होता है, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। 20 से 120 दिन तक होता है। यह 20-21 दिन में बोलते हैं ना कि ब्लड बनता है, ऐसा होता है। तो 20 से 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। इसके बाद मृत्यु करके और फिर दोबारा अपना रिसाइकलिंग होता है। डब्ल्यूबीसी सर वो 2 से 4 दिन तक होता है। सच में व्हाइट ब्लड सेल, यस 2 से 4 दिन के लिए डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका जीवन काल होता है। सर तब रुधिर प्लेटलेट्स को बता दीजिए, बहुत बेताबी है हमको सुनने की। रुधिर प्लेटलेट्स जो बेटा वो 3 से 5 दिन तक होता है, बस जाहिर सी बात है। रुधिर प्लेटलेट्स आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल निम्नलिखित में से है 3 से 5 दिन तक। ये मैं आपकी परीक्षा उपयोगी हेतु एकदम डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये डीएलएड प्रशिक्षु जो चतुर्थ सेमेस्टर के हैं, वैसे निम्न सेमेस्टर में जिसमें साइंस से पूछा होगा उनके में भी लाभदायक, और जगह पे भी लाभदायक होता है। बट हम टारगेट करके डीएलएड प्रशिक्षु जो 24 में चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे साइंस का, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जो आप कह सकते हैं उस जीव का नाम बता दीजिए सर, जिसमें आरबीसी के केंद्रक पाया जाता है। ये बात सही कहा है। उस जीव का नाम बताइए सर जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हाँ ये बात है। वह जीव ऊंट, एक जो ऊंट और एक चीज और है लामा करके है। ऊंट और एक लामा नामक स्तनधारी जीव है। एक ऊंट है और एक लामा नामक स्तनधारी जीव है, लामा, ठीक ना। तो इनमें जो होता है ना, इन जीवधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। किसमें किसमें सर? ऊंट में,
और लामा नामक जीवधारी में। प्रश्न आपसे पूछे कि केंद्रक किन जीवों में पाया जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा ऊंट में, लामा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, दोनों में। क्लियर है ना? ठीक, आगे देखा जाए। कह रहा है कि आरबीसी जो है सर, लाल रुद्राणु जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, आप हमें बताएंगे? लाल रुद्राणु का कार्य क्या होता है? हाँ, ये बात तो तू पते का किया है भाई, सही कह रहा है। लाल रुद्राणु का कार्य बताना तो पड़ेगा ही हमें, ठीक है। तो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है हमारा रेड ब्लड सेल आरबीसी जो है, और एक कार्य करता है शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वापस ले जाने का कार्य करता है। सच में सर? हाँ, एक और बात है भाई, कौन सा रुधिर को लाल रंग प्रदान करने का भी काम करता है आरबीसी। सर ये तो अभी से हमें पता चला, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। हाँ, एक लड़का पूछा सर, ये भी प्रश्न में पूछा था कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा आप समझा दीजिए। अरे भाई, उनकी प्रवृत्ति के बारे में आप समझेंगे तो देखिए, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो शाकाहारी होते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। मनुष्य और कुत्ता, कौवा, मनुष्य और कौवा जो है सर्वाहारी के अंतर्गत है। कौवा भी आता है सर्वाहारी, मनुष्य भी होता है सर्वाहारी, ठीक है। अपघटनकर्ता और अपघटन से क्या समझते हैं सर, एक चीज और बताइए। हाँ, अपघटनकर्ता और अपघटक से आप क्या समझते हैं? अपघटनकर्ता या अपघटन एक ही बात है, अपघटनकर्ता या बोलेगा अपघटक से आप क्या समझते हैं सर? हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। कह रहा है जो अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, बस। सर इतना ही। हाँ, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, यानी कुछ बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे नष्ट करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। अच्छा, हाँ, तो सर अपघटनकर्ता जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़े, सर वो है कौन, बताएंगे क्या? भाई अभी आपको तो बताया पीछे, जीवाणु और कवक होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है सर, भूल गया था। अरे इतना जल्दी जल्दी भूल जाएगा? जो जीवाणु और कवक हैं वही तो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। यस सर, पता चल गया। अरे भाई, अपघटनकर्ता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता दे रहे हैं सर। हाँ, ये प्रश्न बनता है कि अपघटनकर्ता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। देखिए, इसके बारे में बताएं आपसे, लिखेंगे अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव है। यस सर, मतलब पॉइंट करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट ऐसे डाल लीजिएगा कि अपघटनकर्ता जो है वो एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव मतलब बस छोटा जीव है, ठीक है। अच्छा सर, और ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। इतना इजी सुनिए, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। क्लियर? कौन? जीवाणु और कवक। यस सर। तीसरा, इन्हें प्रकृति की सफाई कर्मी भी कहते हैं। किसको सर? कवक को भाई प्रकृति की सफाई कर्मी कहते हैं। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये मृत जीव जंतुओं को खा करके उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। यस सर, ये बात सही है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, हमको बताएंगे क्या? जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उससे सर कुछ बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। प्रश्न पूछता है उससे कई बार। अच्छा भाई, टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, इतनी बार तो आपको बताया। प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन उत्पाद से प्राप्त करते हैं। अप्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पाद अर्थात हरे पेड़ पौधे या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है उनके अंतर्गत जैसे शाकाहारी जीव आते हैं। सर शाकाहारी जीव कौन हरे पेड़ पौधों खाता है? शाकाहारी जीव आते हैं भाई। वो है कौन सर? खरगोश हो गया, खरगोश देखे है ना, खरगोश हो गया। टिड्डा, टिड्डा देखे हैं, ग्रासपर देखे हैं, हरा हरा जो होता है, ठीक है, टिड्डा। और हिरण, हिरण देखे हैं, ठीक है। और हाथी, घोड़ा, ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। गाय, भैंस। हाँ सर, अभी समझ में आया। अरे भैया उसे घास नहीं खाता है कि उनको तो मांस मछली देता है खाने के लिए। हाँ, ये बात सही है सर। तो सर तृतीय उपभोक्ता कुछ उदाहरण बताएंगे? पगला गया क्या? तृतीय उपभोक्ता में सर्प भी आता है, समझ में आया कि नहीं? कितनी बार बताया। हाँ हाँ, सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण बताइए सर। सर्वोच्च कौन है सर? अरे सर्वाहारी। अच्छा अच्छा, सर्वाहारी में अगर सर्वोच्च पूछ देगा तो घबरा जाएंगे नहीं। तो सर्वाहारी जो होता है ना बेटा, हाँ, उसमें मनुष्य आ जाता है, बाज होता है, कौवा आ जाता है। अच्छा, ये बात है। यानी सर्वोच्च या सर्वाहारी हम किसको कहते हैं? मनुष्य को, कौवा को, बाज को। क्लियर है? सुन पा रहे हैं मेरी बात को?
देखिए भाई, मेरा आज ये वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चे ध्यान से मुझे बस सुने। आज लिखना होगा तो दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके फिर आप अपना लिखिएगा सुन करके, लेकिन फिलहाल एक बार सुन लीजिए। सरल वे में मैं आपका प्रश्न बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और खास करके डीएलएड के अभ्यर्थी जो चतुर्थ सेमेस्टर के हैं, जो प्रशिक्षु हैं, ठीक है, वो विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे सर, एक बात बताइए, परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। वो बोलता है, कई बार पूछता है कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, परितंत्र में जो है ऊर्जा प्रवाह की दिशा क्या होती है। अरे भाई, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो दिशा सदैव एक दिशात्मक होता है। सूर्य से ऊर्जा अगर प्रथम उपभोक्ता को मिला, पेड़ पौधा को, क्या पेड़ पौधा से वापस फिर उधर जाएगा? नहीं जाएगा ना। उसको फिर कौन खा लेता है? द्वितीय उपभोक्ता खाता है। हाँ, एक चीज, लिंडेन का 10% का नियम एक लागू होता है। लिंडेन का 10% नियम इस पे काम करता है कि जब प्रथम मतलब उत्पाद को मिलता है सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा स्थानांतरित होती है अगले प्रथम उपभोक्ता को, तो बस उसका 10% ही आगे जा पाता है। ठीक है, और उसको जब द्वितीय कंज्यूमर को जब तृतीय कंज्यूमर लेता है, उपभोक्ता लेता है, तो उसमें भी उसका 10% जा पाता है। इसे लिंडेन का 10% का नियम भी कहते हैं। हाँ सर, ये समझ गए। यानी आपको ये बात समझ में आई क्या कि जो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, द्विदिशी, तो बोलेंगे एक दिशी। ठीक है, ठीक ना, एक दिशात्मक कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? ये बहुत बढ़िया चीज है। कैरी बैग जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उस पर प्रतिबंधित किया गया था। और ये कब से बंद कर दिया गया है बताओ? कर दिया गया था नहीं, कर दिया गया है, लेकिन आज भी हम उपयोग करते हैं उसका। हालांकि अगर प्लास्टिक कहीं दिखे तो उसे जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए, क्योंकि वो फसल को नष्ट करने में, फसल में रहता है तो वो गलता तो है नहीं, हमारे फसल को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से फसल की अच्छी उपज नहीं होती है। और कुछ पशु जो घूमने वाले जो हमारे चराए जाते हैं, देहाती लोगों के द्वारा जो पशु चराए जाते हैं, भैंस गाय वगैरह है, घूमते हैं, या कुछ ऐसे जानवर हैं जो घूमते फिरते हैं, उस प्लास्टिक को खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, जिसकी वजह से वह उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आप जो है प्लास्टिक को फेंकने से बचिए। हाँ, अगर प्लास्टिक को अगर है भी घर में, जाने अनजाने में प्लास्टिक हैं, तो उन्हें क्या कीजिए, आप जला दीजिए। ठीक है, और जलाने से भी वातावरण में काफ़ी प्रदूषित होता है वातावरण। तो इस वजह से हम करेंगे, गाड़ भी कुछ गहराई तक खोद के गाड़ देना सबसे बेटर समझते हैं। ठीक है, वैसे खास करके हम जानते हैं कि प्लास्टिक के जगह अच्छा होगा कि ये पेपर बैग का उपयोग करें तो सबसे बेटर होगा। ठीक है, हाँ, आगे को और प्रश्न। हाँ, कुछ लड़का ये बोल रहा है कि सर जो है जो आप बोले हैं कि प्लास्टिक पॉलीथीन को बैन लगाया गया था, सर कब, ये बताया नहीं है। हाँ, बता दे रहे हैं भाई। हाँ, 21 फरवरी 2016 से बैन कर दिया गया मेरे भाई। 21 फरवरी 2016 से प्लास्टिक पर उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। ठीक है, हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? यह पेपर बैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो कोई भी एक कैरी बैग प्रॉपर आप रख लीजिए अपने घर पे, जिससे वो ले जाइए, सामान उसमें लाइए। अरे सर, कई सामान छोटी छोटी लेना है तो कैसे लेंगे? हाँ, ये बात सही है, तो पेपर बैग यूज करो ना। हर एक दुकानदार को पेपर बैग यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। एक बच्चा बोलता है कि सर रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? हाँ, तू यार कहाँ था? हाँ, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? ये बात सही कह रहा था। अरे वो है विलियम हार्वे हैं। ठीक है, कौन है? विलियम हार्वे हैं। हाँ सर, हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? बच्चा पूछे कि सर रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? अरे भाई, लाल रुधिराणु जो होता है, आरबीसी होता है, वही करता है। अच्छा, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? मनुष्य के जो रक्त है उसमें कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, हमको बताएंगे? हाँ सर, बताएंगे। सर कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं। एक चीज और जान जाइए
सर प्लाज्मा और रुधिराणु, हाँ सर प्लाज्मा को बता दीजिए ना सर, प्लाज्मा क्या होता है। हाँ तू तो भाई ऐसा इमोशनल अत्याचार करता है ना, ठीक है। देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा को भी जान जाओ। हाँ इतना इमोशन होकर के बोलिए सर प्लाज्मा बता दीजिए। अरे सीरियस पूछो ना। प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? प्लाज्मा देखिए, रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत? 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह अजीवित तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है मेरे भाई। कितना प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है। क्लियर आपको? ठीक है। यह जो है रुधिर का लगभग 60% भाग होता है, 60% प्लाज्मा होता है। मतलब किसका? रुधिर का लगभग 60% भाग जो है ये प्लाज्मा होता है। और यह अजीवित तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ और अजीवित। आपसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से तरल पदार्थ है तो प्लाज्मा है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा ना। तो प्लाज्मा है, यानी यह अजीवित तरल पदार्थ होता है और इसमें लगभग 90% जल होता है। बोलेगा निम्नलिखित में से 90% जल किसमें होता है, तो प्लाज्मा ऑप्शन में दिया रहेगा तो लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मैं अभी प्लाज्मा के बारे में बताया हूँ भाई। ठीक है, हाँ सर, तो सर प्लाज्मा बता दिए तो इसीलिए रुधिराणु के भी बारे में बता दीजिए। ले भाई रुधिराणु के बारे में बता दिया जाए। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं ये तो पहले जान जाओ। हाँ सर सही कर रहे हैं। रुधिराणु 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सर कौन कौन सा? लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स। सर रुधिराणु समझ में नहीं आ रहा है, पगलू है का? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अरे सर ये तो सुने थे ना, तब पगला गया तू। अरे सर रुधिर का कार्य बताएंगे क्या? रुधिर म्हणजे रक्त, रक्त यानी अरे खुनमा तुहार भाई। हाँ सर रक्त का जो है, जो रुधिर का कार्य है, पहला बताया रक्त का थक्का बनना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं पचे हुए भोजन और उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना ही होता है इनका कार्य। और शरीर के ताप को नियंत्रित करना इनका कार्य होता है और शरीर की बीमारियों से रक्षा करना इनका कार्य होता है। सच में सर, और उनका ब्लड कम होता है लगता है हाथ में। ठीक है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, पूरा सगरो बीमारी तुम्हारे ऊपर है। अरे भाई थोड़ा सा मेंटेनेंस में रहो, हरे साग सब्जियां लो, पालक में जो आयरन की प्रचुरता है, भेली लो, जो मीठा गुड़ है गुड़ को दूध में डालो, संपूर्ण आहार बनाओ और लो, पौष्टिक चीज़ खाओ। आप लोग क्या करते हैं, तले भुने चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम सेवन ना करें, हाँ कभी काल हो गया कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप अनवरत उसके आदी हो जाएंगे तो बीमारी भी आपके शरीर में घर कर जाएगा। इसलिए हर एक चीज़ सेवन करिए लेकिन कुछ सीमित मात्रा में, समझ रहे हैं ना, उसका आदी ना बनिए। ठीक है, और कुछ नेचुरल चीज़ों को कुछ नेचुरल चीज़ों को लीजिए जिससे आपको एक उच्च कोटि का आयरन मिल सके, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल सके, आपके शरीर को मिलने वाली सभी विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह उपलब्ध हो सके। ऐसा भोज्य पदार्थ का आप क्या करेंगे, सेवन करेंगे। सभी बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज है बस केवल जल, वाटर। अगर जल का सेवन एक नियत तरीक़ा से, एक सही तरीक़ा से कर रहे हैं, जल का जब भी सेवन करें बैठ करके, और वो भी ग्लास से लगा कर पिए। ऊपर से पीने से या बाहरी वातावरण में विचरण करने वाले जितने भी ऑक्सीजन है और वह उसमें घूमने वाले विचरण करने वाले जितने भी जीवाणु हैं वह हमारे मुख में पानी के माध्यम से चले जाते हैं ऐसे पानी पीने से। ठीक है, इसलिए हम ग्लास लगा के जब पीते हैं तो ओठ हमारे चिपके रहते हैं, पानी ही अंदर जाता है, तो गैस बनने के कम चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ होने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, और पानी भी बैठ के पिया जाए तो बेटर है। ठीक है, दूध को बताया जाता है खड़ा होकर के पानी पिया जाए, लेकिन खड़ा होकर के पिया जाए, लेकिन पानी को बैठ के सेवन किया जाए। ठीक है, और उसका तरीका भी है, भोजन करने के बाद आधा घंटा या 45 मिनट बाद ही आप अपने आवश्यकता अनुसार पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। ठीक है, और भोजन के दौरान अगर पानी की आवश्यकता पड़ती है तो एक आध घूंट ले करके जो खाना निगलने में आसानी हो जाए, एक आध गिलास में काम निपटा लीजिए, लेकिन आधे घंटे बाद अच्छा से पानी पीजिए। ठीक है, ये जो होते हैं आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑयली चीज़ लगे रहते हैं वो पानी के माध्यम से वो क्या होता है, हम क्या करते हैं
तुरंत खाना खाते हैं तैया उस पर पानी पीते हैं, एकदम दबा दबा के तहिया के खाते हैं। एक और खाना का एक गिलास पानी, फिर पानी, फिर खाना, फिर ये क्या होता है ना, हमारे जठराग्नि में जाता है ना, तो वो क्या होता है, ये सड़न पैदा होने लगता है। सड़न पैदा होने की वजह से डायबिटीज होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, गैस चढ़ने लगती है। इसलिए थोड़ा सा तरीका से भोजन करेंगे हम ना तो हेल्दी रहेंगे आप। ठीक है, चलिए ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट की ओर चला जाए। एक लड़का बोल रहा है कि सर ये चीज़ देखिए कि आप एक चीज़ जानते हैं सर कि रुधिर बैंक, सब हम सुनते हैं कि कोई बोलता है कि किसी को ब्लड की कमी हो जाती है तो रुधिर बैंक से लाओ। सर रुधिर बैंक क्या होता है हमको बताएंगे? हम तो देखे हैं, पैसा वाला बैंक देखे हैं, और ये हम ब्लड बैंक नहीं जानते हैं। अरे भैया तुम भी जान जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा बड़ा होगा तुमको भी पता चल जाएगा। हाँ, और जो लोग भाई हमारे प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको तो एकदम ऑलरेडी पता है जो ब्लड बैंक है। हाँ, यानी हमारे कह सकते हैं कि ब्लड बैंक उन्हें कहते हैं, यानी रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर जो है, रुधिर आधान हेतु एकत्रित करते हैं। मतलब आपका ब्लड लेकर के उसमें संचित किया जाता है। और जब जो है हमको कह रहा है कि सर आपको ब्लड बैंक में आप ब्लड डोनेट किए हैं, अरे भैया मैं एक बार नहीं, हाँ मैं जो है कम से कम आपसे बताऊं तो 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए ब्लड बैंक के लिए देखा जाए, इसमें देखा जाए तो कह रहा है कि ब्लड बैंक जो होता है रुधिर आधान हेतु एकत्रित करने से यह भविष्य के लिए, जिसे भविष्य के लिए रखा जाता है, तथा जब जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती है। हाँ, जिससे हमें क्या होता है, रक्तदान करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति का जान बचाया जा सके। क्योंकि आपके थोड़ा रक्तदान से, आपके सहयोग से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। हो सकता है वह जीवन हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हो, या भविष्य की रचना करने के लिए हो, या हमारे देश के लिए कुछ अच्छा प्रभावी नेता बन सके, या अच्छा टीचर बन सके, या आगे चल करके कुछ भी एक बड़े पद के लिए आसन्न हो सके। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप जो है जब जब आपको अगर ब्लड कैंप लगे, रक्तदान कैंप लगे, तो हो सके संभव प्रयास तो आप ब्लड दान कर सके। ठीक है, ब्लड दान महादान होता है। ठीक है, किसी के जीवन से बढ़कर के कुछ नहीं होता। और आप ब्लड दान करते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रचुर मात्रा में आप जो है कुछ पौष्टिक चीज़ लेंगे, ठीक है, और थोड़ा फल फ्रूट और हरी साग सब्जियां लेंगे तो 20 से 21 दिन में आपका ब्लड कवर हो जाता है। और एक जीव आप बचा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा जाए कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भाग का होता है? सर शरीर के भाग का, हाँ सर, जैसे हमारा वजन है, हमारा वजन जितना है, जैसे हमारा इस समय वजन लगभग अप्रॉक्स है 64-65 किलो है, तो हमारे शरीर के वजन का कितना मेरे अंदर, मतलब कितना भाग मेरे अंदर ब्लड होना चाहिए, मतलब मेरे शरीर के वजन के हिसाब से मेरे शरीर में ब्लड कितना होना चाहिए, रक्त कितना होना चाहिए। ठीक है ना, सो अच्छा ये बात है। हम कह सकते हैं भाई कि मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भाग का होता है। शरीर के भार का लगभग 7% भाग ब्लड होता है। सर सच में? अच्छा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 12 यूनिट ब्लड होना चाहिए और अधिक से अधिक 18 रहता है। ठीक है, और इससे कम हो तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में सूजन हो सकती है, और आपको चलने में थोड़ा सा सांस फूलने लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना आप केयर करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और खान पान का व्यवस्था सही रखेंगे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जन्म होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि सर हमने तो ये सब पढ़ा, आपने रुधिर भी बताया, थोड़ा सा रुधिर जो है ना, इसको एक बार ऐसे प्रश्न पूछा था, सर रुधिर क्या है? हाँ ये बात सही करे, ऐसे भी पूछा था। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा और रुधिराणु का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, और जो रुधिर का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। अब आपसे प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा था
कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, और ये कह सकता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। हाँ, क्षारीय है, रुधिर क्षारीय विलयन है और उसका पीएच मान 7.4 है। ठीक है, और ये कह सकते हैं हम सर एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटेलिस किसे कहते हैं सर? एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटेलिस, समझ रहे हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटेलिस जो है ये किसे कहते हैं सर? अच्छा, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है इन्हें हम कहते हैं, पहली बात तो ये जानो, यदि पिता का रक्त यानी RH प्लस है, अगर पिता का ब्लड RH प्लस है तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्लियर है ना? यानी अगर पिता का रक्त RH प्लस और माता का ब्लड RH माइनस होता है तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले ही या गर्भावस्था में ही उसका मृत्यु हो जाता है या जन्म के तुरंत बाद भी हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्लियर है? हाँ सर, ये बात सही है। जंतुओं का प्रमुख स्रोत क्या है सर? पृथ्वी की भूपर्पटी है। जंतुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी है। भूपर्पटी, हाँ। खनिज किसे कहा जाता है सर? हाँ, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। सर सही है, हाँ। अच्छा, तो श्वेत रुधिराणु क्या होता है सर? WBC के कार्य बता दीजिए। अभी बताया नहीं क्या आपको कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करता है। हाँ, सच में सही। कह रहा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है सर? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। रक्ताल्पता क्या होता है? रक्त की कमी। कह रहा है रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या बता दीजिए सर? रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स जो होता है रुधिर को थक्का बनाने में। सर तब रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? हाँ, ये बात सही करें। रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है मेरे भाई। कौन कौन सर? हाँ, ये ऑप्शन में पूछता है। रुधिर वर्ग A, B, AB, O। हाँ सर, ये बात सही है। सर किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? गजब क्वेश्चन तुम उठाते हो मेरे भाई। हाँ, ये बात सही है, जानना सबको जरूरी है। हाँ, जो सर्वदाता होता है ओ रुधिर होता है। कौन? ओ रुधिर वर्ग जो है सर्वदाता होता है और AB रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है। AB सबसे ले सकता है और O सबको दे सकता है। अच्छा सर, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बता देंगे क्या सर? अच्छा, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर, जो एंटीजन है लाल रुधिर कणिका में होता है, जबकि एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। गजब सर, कितना सिंपल वे में बताया। ठीक है, ये सिंपल होता ही है मेरे बेटे, एक नंबर के लिए। अच्छा, हम कहें सर रुधिर वर्ग जो O को सर्वदाता काहे कहते हैं, बता देंगे क्या? महाराज अब बताया तुमको कि जो रुधिर O वर्ग को सर्वदाता क्यों कहते हैं। हम अभी बताए हैं कि रुधिर O जो होता है ना, हाँ, वो जो होता है क्योंकि रुधिर O वर्ग जो है ना वो कोई भी एंटीजन नहीं है। सर नहीं समझ पाए? नहीं समझे? रुधिर वर्ग O को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग O में कोई एंटीजन नहीं है तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। अच्छा सर, ये बात है, सबको दे सकता है। हाँ, कह रहा है सर रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही काहे कहा जाता है, तभी वो बता ही रहा है महाराज। ठीक है भाई, सुनो, क्योंकि इसमें एंटीजन जो सर्वग्राही जो होता है ना, कह रहा है रुधिर वर्ग AB जो होता है इसको सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एंटीजन नहीं होता है।
सच में तो उसको भी बताया था कि कोई एंटीजन है। अरे भैया जब वो सबको देगा तो सबसे लेगा तब है ना। तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है, इस सबसे ले सकेला उस सबके दे सकेला, दोनों में एंटीजन ना होला, यही की वजह से सर्वग्राही और उस सबके देवेला ऐसे सर्वदाता। सही है? यस सर सही है। अच्छा रुधिर का पीएच मान बताएंगे क्या सर? अभी बताया ना 7.4 होता है। और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय विलयन होता है। हाँ क्षारीय विलयन कर रहा है। एक वयस्क व्यक्ति में औसत कितना रक्त होता है सर? एक वयस्क हेल्दी स्वस्थ नवयुवक प्रौढ़ व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में कितना लगभग ब्लड होता है? लीटर में बताया 5 से 6 लीटर होता है मेरे भाई। सच में 5 से 6 लीटर होता है? हाँ यार 5 से 6 लीटर होता है। उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। उत्कृष्ट धातु? अरे भैया जो गोल्ड है मतलब कि सोना है और प्लेटिनम है, सिल्वर है, मरकरी है, उत्कृष्ट धातु है। हाँ सर ठीक है। और धातुओं में सबसे आघातवर्धन्य होता है कौन सा? आघातवर्धे? अरे सोना होता है, चांदी होता है, सबसे ज्यादा ठोक ठोक के उसको बढ़ाया दिया जाता है। अच्छा कौन सा धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक है सर? तो क्या ना पता है? चांदी, तांबा, ये सब विद्युत चालक के ज्यादा सर्वाधिक चालकता है। ठीक है। अच्छा सर मतदान के समय सर जो अमिट स्याही जो हाथ के अंगुलियों पर लगी होती है उसका नाम आप जानते हैं? अच्छा जो इलेक्शन में ऐसे किसमें लगा दिया जाता है? इसमें लगा दिया। हाँ जो हाथ में ऐसे वोटिंग होता है तो आपको एक इंक लगा दिया जाता है मतदान के लिए, ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है लगा के दिखा दें। ये देखो ये जो है आपको मतदान के समय आपके अंगुली पे जो है ऐसे एक स्याही लगाई जाती है। दिख पा रहा है? ये तो कम चल रहा है ना, लेकिन वो जो है अमिट होता है, मिटता नहीं है, ये फिक्स मार्कर नहीं है। ये पूछ रहा है कि सर, ये पूछा मुझसे बच्चा कि सर जो है जो मतदान के समय में अमिट न मिटने वाली स्याही जो हाथ की अंगुलियों पर लगी होती है उसका नाम क्या होता है? बबुआ उसका नाम जो होता है ना, हाँ सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। उसका नाम सिल्वर नाइट्रेट होता है। अच्छा सर सिल्वर नाइट्रेट लगाता है? हाँ जी सिल्वर नाइट्रेट होता है उस स्याही का। अच्छा सर धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो धातु को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। हाँ और सर इसको बता सकते हैं क्या? किसको? सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बता देंगे क्या? अरे भैया लिथियम है। कौन है? लिथियम। सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक है। अच्छा सर कौन? लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक जानते हो? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अच्छा सर समझ गए। अच्छा ये बताओ सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम था? सबसे प्रबल मजबूत सर वो है कौन? फ्लोरीन है, जिसको हम यप से प्रदर्शित करते हैं। हाँ सर समझ गए फ्लोरीन है। ठीक है। अरे सर किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखने से रखते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है सर जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है? हाँ यार ये तो हम भी जानते हैं। केरोसिन में उसको रखा जाता है डुबो के। सोडियम को अगर केरोसिन में डुबो के ना रखोगे ना तो वायु के संपर्क में आते ही जल जाता है। ठीक है इसलिए रखा जाता है। सर बहुत अच्छा है। ठीक है कुछ क्वेश्चन और है सर बता। सर ये बताइए किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? अरे भाई फ्लोरीना की होती है। अच्छा सर एक चीज और बताएंगे? हाँ बताओ। मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम बताएंगे क्या? हाँ लिख लो। तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? से बताया क्या? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, उसे मेंडल की आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव की। अच्छा सर अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज पदार्थ जिससे धातुओं को सरलता से निष्कासित किया जाता है। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है उसे अयस्क कहा जाता है।
धातुओं से उसे अलग किया जाता है, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। हाँ, सर धातुकर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातुकर्म कहते हैं। अच्छा, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किन अयस्क से किया जाता है सर? क्या क्या क्या? यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है सर, बताएंगे? हाँ लिखो, क्या लिखे? अरे यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः पिच ब्लेंड अयस्क से किया जाता है सर, पिच ब्लेंड अयस्क से। और क्या कह रहे सर? तब एक चीज और बताओ, कौन सा? तांबा के दो अयस्कों के नाम बता दीजिए सर। तांबा के दो अयस्क जो है क्यूपराइट और कापर पायराइट। सही में? हाँ है, क्यूपराइट और कापर पायराइट से। बहुविकल्पी में पूछा था कि निम्नलिखित में से एल्यूप्राइट था ना? नहीं, तांबा के अयस्क ना। अभी आपसे क्या पूछे थे? तांबा के दो अयस्कों के नाम बताइए। तांबा के दो अयस्क हैं क्यूपराइट और कापर पायराइट्स ना, ये पूछा था। कह रहा है कि एल्यूप्राइट के दो अयस्क कौन है सर? एल्यूप्राइट के दो अयस्क वो होते हैं क्रायोलाइट और बॉक्साइट। क्रायोलाइट और बॉक्साइट होते हैं सर। सही करें सर। कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम बताएंगे क्या? कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम बताएंगे मेरे भाई। कैल्शियम के जो 3 अयस्क हैं, जो कैल्शियम के 3 अयस्क हैं उनको जानोगे। हम कह सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी ले, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले, 1 मिनट। अपने तो सर ऊपर से पानी पिला। अरे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, गलती हो गया, सॉरी। आगे देखें, हम देखेंगे इसमें हम आपसे क्या बता रहे थे सर? कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप? हाँ सर पूछे थे। क्या पूछे थे? एल्यूप्राइट की 2 अयस्क बताइए। तो बताए तो थे, एल्यूप्राइट की 2 अयस्क हम आपको बताए थे, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। हाँ सर। कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम पूछे थे सर। कैल्शियम के 3 अयस्क भाई ये होते हैं, देखो, एस्बेस्टास और डोलोमाइट और जिप्सम। ठीक है, ये कैल्शियम के होते हैं। अच्छा सर, हार्न सिल्वर किसे कहते हैं? हार्न सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। किसको? सिल्वर क्लोराइड को। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहते हैं। अच्छा, कह रहा है लिथार्ज किसे कहते हैं सर? ये क्या ला रहा है रे मेरे भाई? लिथार्ज किसे कहा जाता है सर? लिथार्ज, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड भी होता है, इतना भी जान जाओ। अच्छा सर, तो ये बताइए सबसे भारी धातु का नाम बता दीजिए। ले, ओस्मियम होता है सर। ओस्मियम होता है। ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। अच्छा सर, सबसे कठोर धातु का नाम बताए तो? पगलुआ, उसको बोलते हैं प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम होता है। अच्छा सर, सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है वही के सुचालक कहते हैं। सर कौन कौन हो सकता है? जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि होते हैं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। सर सबसे अच्छा सुचालक बता दो। सबसे अच्छा चालक कौन होता है मुझे बता। पगलू हो, चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, लेकिन दूसरे स्थान पे तांबा होता है। अच्छा सर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है सर? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अच्छा, यही बात है। देखिए, कह रहा है कि सर प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? अच्छा, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है भैया, Fe3O4 होता है, और इसका कोई आकार नहीं होता है। अच्छा सर, चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, और क्षेत्र के चुंबक के जो जैसे निकट होला वो क्षेत्र के चुंबक ध्रुव कहते हैं।
चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं, जो निकट होता है। अच्छा सर, चुंबक के ठीक मध्य में जो चुंबकत्व नहीं होता है, चुंबक के बीच में चुंबकत्व नहीं होता है, ठीक है। कह रहे सर चुंबक के गुण बता देंगे क्या? चुंबक के सिरों के मध्य जो है, देखेंगे करा कि चुंबक के गुण, तो चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है, ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुवण कहलाते हैं। लेकिन चुंबक के मध्य चुंबकत्व तो नहीं होता है। और अगला चुंबक के गुण देख लो कि चुंबक को क्षैतिज तरल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरा रहता है। उत्तर की ओर ठहरने वाली ध्रुव को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर ठहरने वाली ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? हाँ सर। करा चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सर काफी अच्छा है। सर चुंबकीय क्षेत्र क्या है वो तो बता दो। अरे मेरे भाई, जो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सर छोड़िए, जाने दीजिए। सर ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में संबंध बताएंगे क्या? पगलू हवा का, वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम होता है। सही में वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम होता है। अच्छा, तो सर आवेश, विभवांतर तथा कार्य में संबंध बता दीजिए। तो विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है। यह का और का मंडलीय की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? आधुनिक मंडलीय की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? मेरे भाई, मंडलीय की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 को तथा वर्ग 9 थे। बतिया हुए तो कहता है यार वर्ग कैसे? ठीक। करा मंडलीय के आवर्त के कोई 3 दोष बता दे तो हमको बताइए। ले भैया देखो, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। ये पहला बात हो गया। दूसरी बात सुन लीजिए, समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है। समस्थानिकों के लिए कोई हैया नहीं है। अच्छा, तीसरी बात सुन लीजिए, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कापर, Hg, Ag तथा टाइटेनियम Ti, इन लोगों को अलग अलग रखा गया। अच्छा, यही बात है। सर विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी तत्व परमाणुओं की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जोड़ों को अपनी ओर क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, उसे तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझा? ठीक है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन बताओ।